स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में पत्रकार के परिवार की हत्या मामले में अब तक 19 की गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला के जंगल से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में बरामद किया हथियार और गोला बारूद। अरविंद केजरीवाल की 12 बजे पीसी दिल्ली वालों के लिए कर सकते हैं एक और बड़ी घोषणा। दिल्ली के बीकाजी कामा प्लेस में ऑडी ने आरटी को मारी टक्कर, हादसे में की मौत। बिहार के गोपालगंज में ब्लॉक प्रमुख के पिता की गोली मारकर हत्या। कैसा रहेगा आज देश का मौसम, आइए सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। देश में मौसम में बदलाव हो रहा है और उत्तर भारत में सर्दियों की बारिश शुरू हो गई है। दिल्ली में शुक्रवार सुबह घना कोहरा था, जिससे दृश्यता शून्य हो गई और हवाई और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 100 से अधिक उड़ानें देरी से उड़ी और 26 ट्रेनें भी विलंब से चली। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज बारिश हो सकती है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार और झारखंड तक कड़ी सर्दी पड़ रही है। वहीं पंजाब और हरियाणा में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड में नगर पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है और हर तरफ राजनीति के दाव पेच चल रही हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन इस बार जनता की राय भी काफी मायने रख रही है। क्या पार्टी के वादे सही हैं या जनता की कुछ अलग ही उम्मीदें हैं? देखिए भगवानपुर से एक खास रिपोर्ट, जहां हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने जनता से सीधी बातचीत की। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज पर आपका स्वागत है। और चुनावी माहौल चल रहा है उत्तराखंड के अंदर। और आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी के 3 साल क्या जमीन पर अब की बार रंग लाएंगे, किस प्रकार से, क्योंकि नगर पंचायत का चुनाव है यहाँ पर भगवानपुर के अंदर। और पहले भी यहाँ पर बीजेपी का कब्जा था। क्या बीजेपी दोबारा फिर यहाँ पर झंडा लहरेगा या फिर कहीं और कोई और पार्टी बनाने वाली है? क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है यहाँ पर गुलबहार और बीजेपी से यहाँ पर जो प्रत्याशी है वह रचित अग्रवाल। तो आखिरकार अब की बार किसको बनाएंगे? तो चलते हैं, मंडी है और मंडी में माहौल भाई साहब से ही पूछ लेते हैं। भाई जी, क्या हालचाल हो रहे हैं? बढ़िया है। क्या लग रहा है माहौल? ठीक ठाक है। किसका है? रचित का। अच्छा जी, भाई जी क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम इकराम मलिक है। इकराम जी, क्या देख रहे हैं माहौल? क्योंकि पहले बीजेपी का कब्जा और इस पुष्कर सिंह धामी के 3 साल, क्या कहेंगे? 3 साल तो ठीक ही है जो भी गुजरा है, लेकिन अब का जो हिसाब है, मैंडेट जो जा रहा है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। भगवानपुर में। अच्छा। और हमारे भाई क्या नाम, गुलबहार भाई हैं, उनकी तरफ है तमाम। माशाल्लाह ये है, साथ लगे हुए हैं लोग हैं, तो उम्मीद ये है कि गुलबहार आगे चल रहा है। बीजेपी ने पूरा विकास किया है, बीजेपी ने पूरे विकास की गंगा बहा दी, आपको हाईवे दे दिया निकाल के। हाईवे तो ये ऐसे दे दिया जो बराबर की साइडें हैं सारी है, भीड़ और इसके अलावा जो है ना जाम ही जाम नजर आता है यहाँ से। तो भाई यहाँ हमें इसका इधर बात करिए, यानी खुश नहीं हो बीजेपी से अभी इतने खुश नहीं है भाई साहब। हम तो ये चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए। पहले तो बीजेपी बनाई थी, पिछली बार तो बीजेपी बनाई थी, तो अब कांग्रेस बना लेंगे और क्या। बदलाव चाह रहे हो? बदलाव चाह रहे हो? हाँ भाई साहब, बदलाव, बिल्कुल बदलाव। यहाँ कांग्रेस पार्टी जीत रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका वोट मिल रहा है। यहाँ एक तरफा गुलबहार भाई जीत रहे हैं चुनाव। बिल्कुल गुलबहार रचित अग्रवाल भी आ रहे हैं पूरा फूल लेकर, दूसरी बार है। बिल्कुल फेल हो रहे हैं, फेल। गुलबहार का झंडा ठा रखा हर बिरादरी के ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने सबने यहाँ गुलबहार भाई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। 3 साल देखेंगे, पुष्कर सिंह धामी ने काम कर दिया इतने बड़े, आप फिर देख रहे हैं उसे? अब की बार तो बस गुलबहार भाई, कांग्रेस सरकार आ रही है, यहीं से विजय होती जाएगी। नगर बड़े हाईवे निकाल दिए, बड़े विकास के काम कर दिए बीजेपी ने। कुछ नहीं है, जिंदाबाद है। यहाँ तो गुलबहार भाई है बस। गुलबहार जी। भाई साहब आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है जी। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। और जो आपने विकास की बात करी कि हाईवे निकाल दिया, ये कांग्रेस के जमाने की है। जो यहाँ पे 1 लाख आदमी काम कर रहे हैं ना, ये भी कांग्रेस की देन है। जो यहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है, ये भी बीजेपी की भी देन है। और यहाँ पे जो है ना, जितने भूमाफिया हैं वो इन्हीं के साथ लग रहे हैं। गरीब जनता जितनी भी गरीब जनता है वो सारी
कांग्रेस के साथ है और गुलबहार भाई के साथ है। और जितने भी यहाँ पे अब किसी ने दूसरे का विकास नहीं किया, सिर्फ अपना विकास करा। जो लोग दबे हुए हैं वो जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे जो भी है। भगवानपुर में अब की बार कांग्रेस 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 भाई जी। देखिए, जो मेरा नाम मोहम्मद मोमिन है। अब की बार जो बदलाव की प्रक्रिया चल रही है, ये इसलिए चल रही है ताकि इनका अमीरी और गरीबी के बीच मैदान में है। अमीर और गरीब, हर गरीब वर्ग ये चाह रहा है कि गुलबहार भाई बने। अब की बार अमीरों को तो बहुत देख लिया ना, इनका 35 साल का कैरियर है राजनीति में, इन्हें भी देख रखे हैं। और गुलबहार भाई पहली बार है, एक बार पिछली बार सभासद बने थे वार्ड नंबर 2 से। अब की बार ये चुनाव मैदान में है, इतना राजनीतिक कैरियर नहीं है इनका। बाकी इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने इन पर भरोसा जताया और अब की बार इन्हें पूरा मौका दिया है, क्योंकि इनके पास जो गरीबी जनता है वो सब इनके साथ है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इन्हें टिकट दिया। अब की बार बहुत अच्छी सरकार बनाने जा रहे हैं कांग्रेस वालों की। कांग्रेस की जी भाई साहब, आप क्या देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस, बीजेपी नहीं, बीजेपी थी पहले, काम नहीं किया क्या? बीजेपी पीछे हट गई, अब कांग्रेस चली गई आगे। आगे चलेगी कांग्रेस। चलिए मार्केट में भी चलते हैं और एक बार पता करते हैं अंकल जी से। अंकल जी क्या हालचाल हो रहे हैं? वही चमड़े भाई हाल है, पहले तो अच्छे हाल है, क्या हो रहा? पहले तो अच्छे, पहले तो अच्छे हाल है, क्या हो रहा? तो क्या देख रहे हैं? अब की बार चुनाव आ चुका, क्या देख रहे हैं? पंजा है जी कांग्रेस की सरकार यहाँ तो फिलहाल आने वाली। पंजा, पंजा चलेगा, हाथ का पंजा। पुष्कर सिंह धामी के 3 साल हैं, इतने काम कर दिए उन्होंने, देखो क्या चलेगा यहाँ तो पंजा पूरा पंजा ही चलेगा। पूरा पंजा चलेगा साहब, पंजा पंजा चलेगा यहाँ तो। ऐसा कैसे? इतना बढ़िया सब्जी का रेट चल रहे हैं, सारे हो रहे हैं, तो पंजा देखो, लंबी गाजर है, लंबी मूली है, तो इसलिए पंजा चलेगा। फिर तो पंजा ही चलेगा। चलिए कह रहे कि पंजा ही चलेगा, बढ़िया सब्जियां हैं। और जी भाई जी, क्या क्या देख रहे हैं आप? किसको देख रहे हैं? कुछ नहीं, साइकिल चलाओगे? नहीं। अच्छा, चलिए जी भाई जी, क्या हालचाल हो रहे हैं? किसका देख रहे हैं सर माहौल, ये जो भगवानपुर में? मैं तो बाहर का हूँ। बाहर के हो जी भाई जी, क्या हालचाल हो रहे हैं? किसका दिखा रहे हैं अब की बार माहौल, किसका बन रहा है? कांग्रेस कह रहे, बीजेपी आ रही है बड़ी जबरदस्त। कांग्रेस छा रही बस सारे। कांग्रेस छा रही है। कांग्रेस कौन है कांग्रेस से प्रत्याशी? गुलबहार भाई। गुलबहार। और उधर रचित अग्रवाल, उधर कुछ नहीं हो रहा। एक अलमारी भी आ रही है। अलमारी का भी नहीं आता, पता है कहीं पंजा छा रहा, पंजा पंजा ही सारा है, पंजा ही। जी भाई जी, अब की बार कांग्रेस सरकार है भगवानपुर क्षेत्र में। और दूसरी बात ये जानते हैं सभी गरीब जनता और हमारे बीच ये भाजपा सरकार विरोध का माहौल बनाती है। और सभी क्षेत्र में जहां भी देखा जाए, उत्तराखंड हो या दिल्ली हो या तुम्हारा महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो, जगह जगह यही करते हैं कि आप विरोधी को और लोगों को भड़काऊ का काम करती है सरकार। अब की बार हमारी भगवानपुर नगर पंचायत ने ये सोचा है कि अब की बार कांग्रेस को जिताया जाए। कांग्रेस, ओनली कांग्रेस। कांग्रेस एक ऐसी क्या नाम है टीम है जो अपने और गरीबों को सबको जोड़कर चलती है। कांग्रेस ने बहुत ही काम किए। उन्होंने ये हमारे जो ये यहाँ पर विरोध लोग रहते हैं, उन्होंने बहुत दबाने का काम किया। अब की बार जनता ने सबने एक ही अपने इकट्ठा होने का नारा लगाया कि अब की बार कांग्रेस सरकार। और हमारे गुलबहार प्रत्याशी जी भी इसी के साथ ये, जबकि 20-25 साल से हमारे जो गुलबहार जी हैं, इनका चुनाव को कोई इतना भारी वो नहीं है। ये देखेंगे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, 3 साल हो गए हैं, विकास के काम कर रहे हैं, तो उसको नहीं देखेंगे? उन्हें नहीं देखोगे क्या? देखो, मुख्यमंत्री हमारे जो पुष्कर सिंह धामी हैं, मैं उन्हें भी जानता हूँ, मगर जो जनता है, जनता काम को छोटे छोटे हिसाब को देखती है। जनता ने अब के देखा, उन्होंने देखा कहीं काम हुए कहीं नहीं हुए, कुछ लोगों के काम अटके हुए हैं, अब भी लोग रुझान में रुके हुए हैं। तो इसीलिए जनता ने अब की बार कांग्रेस को चुना है। और कांग्रेस के ही साथ यहाँ पर भगवानपुर नगर पंचायत में हमारे नगर पंचायत के चेयरमैन साहब बनेंगे, वो गुलबहार भाई बनेंगे अब के। चलिए ताऊ, क्या हालचाल हो रहे? ठीक है जी। किसका बन रहा है माहौल, क्या देख रहे हैं? माहौल सरकार जो बनेगी कांग्रेस की। कांग्रेस। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का युवक पर आरोप लगा है। दुष्कर्म का वीडियो बनाकर युवक ने कई बार युवती का शारीरिक शोषण किया। युवती के गर्भवती होने पर युवक ने युवती का गर्भपात भी करवाया। पीड़िता का कहना है कि थाना सुमेरपुर में तहरीर देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता ने एसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। धमकी भरा ऑडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पहले आपको ये ऑडियो सुनाते हैं, जहां युवक युवती को धमकी दे रहा है। मार डालूंगा तो ठाकुर की औलाद नहीं, इसका याद रखना। क्या बोले?
को नहीं छोड़ूंगा, सबको जान से मार डालूंगा। और आ रहा हूँ मैं, तुम रिकॉर्डिंग कर ले। बिल्कुल। और ये बताओ मिलोगी क्या, ये बताओ। और आगे आगे और नहीं आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। और अरे रख दे घटाई, रख, ये बताओ। और ऑडियो के वायरल होने के बाद युवती का बयान भी सामने आया है। सुनिए युवती ने अपने पक्ष में क्या कहा है। कस्बे के लड़के ने मुझे शादी करने का झांसा दिया, मेरे साथ गलत काम किया और कहीं और शादी कर रहा है। अभी तक उसने मुझे झांसा देकर मेरे साथ हमेशा गलत काम करता रहा और उसकी मेरे कार्रवाई नहीं हो रही है। थाना में मैंने जब कंप्लेंट की है तो मेरी कार्रवाई नहीं हो रही, मुझ पर दबाव डाला जा रहा है और मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मुझे और मेरे घर परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वो दबाव प्रेशर बराबर डाला जा रहा है। कह रहे हैं कि केस वापस ले लो, कि उसका कुछ ना हो। ठाकुर शुभम सिंह मेरा फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है, बार बार स्टेटस डालता है, मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ हमेशा गलत काम करता चला आ रहा है। उत्तराखंड में चीन सहित वैश्विक स्तर पर फैल रहे ह्यूमन मेटानिमो वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि उत्तरकाशी जिले में HMPV वायरस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एहतियाती उपायों की शुरुआत कर दी है। उन्होंने जनपद के सभी नागरिकों से अपील की कि वो सावधानी बरतें, लेकिन इस वायरस को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। चाइना से एक कोरोना के बाद एक और वायरस जो कि का पता चला है, जिसका नाम HMPV है, ह्यूमन मेटानिमो विरिडे फैमिली वायरस है ये। तो ये सिमिलर ही एक जैसे सर्दी जुकाम खांसी बुखार होता है, इसका इस नई बीमारी में जो HMPV वायरस है ये भी वैसे ही लक्षण इसमें सामने आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमारे पास कोई ऐसा डेटा, कोई ऐसा केस अभी आया नहीं है कि उत्तराखंड में कोई ऐसा केस हुआ हो। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि किसी केस का अभी प्रकोप हमारे यहाँ उत्तराखंड में अभी पाया गया हो। लेकिन बहरहाल सर्दियाँ अपने चरम उस पर है, सीमा पर है। तो अमूमन बच्चों में जो है ये केसेस जैसे सर्दी जुकाम खांसी बुखार, इसके मामले काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो सर इसके लिए क्या आप लोग करना पड़ेगा? इसके लिए बस ये है कि आपको एक तो जो है बचाव ही इसका सबसे अच्छा उपाय होता है कि सर्दियों से आप जितना हो सके उतना बचें। ठीक है, अगर जो है बाहर सुबह और शाम अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो किसी अगर जैसे जिसको अब छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चों को तो आप ज़्यादातर सुबह में बच्चे सुबह और शाम को अगर बाहर निकलना है तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से मतलब कवर होके निकलें। ठीक है, और हल्के पतले कपड़े कई लेयर्स में पहने। ठीक है, कान को अपने कान को टोपी से ढके, मफलर पहने, ग्लव्स पहने। ठीक है, जूते पहने और इनर पहन के अपने आप को अच्छी तरीके से वो करके ढक ओढ़ के पूरा अच्छी तरीके से बाहर निकले। HMP वायरस है, ये बेसिकली कोई नया वायरस नहीं है, बेसिकली ये पुराना वायरस है। तो जैसे आम वायरल फीवर होता है, वायरल बीमारी होती है, वैसे एक वायरस है। कोविड की तरह एक बिल्कुल नया नहीं है, सेम वैसे ही रहता है, सर्दी जुकाम बुखार रहता है। जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है उन लोगों को ज़्यादा थोड़ा सा हानिकारक होता है। इसमें इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका कोई वैसे टीकाकरण नहीं है, एंटीवायरल नहीं होता है। इसमें इम्यूनिटी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्वस्थ रहिए, आराम कीजिए, हेल्दी खाना खाइए और अपने आप को भीड़ भाड़ इलाके से या आपको हाथ वाथ धोइए, अपने आप को कोविड प्रिकॉशन जो हमने पहले बताया था उसी तरह से मास्क पहन लीजिए अगर आपको लगता है सर्दी जुकाम है या वैसा है। वैसे कोई इतना खतरनाक वायरस नहीं है, ये अपने आप 6 या 7 दिन में ठीक हो जाता है सर। व्यवस्थाओं को लेकर अगर व्यवस्थाओं में सर हमारे जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी हमारे अस्पताल हैं, सब में हमने बिल्कुल तैनात कर दिए हैं। एक गाइडलाइन हमने सबको भेज दी है कि इस तरह का कोई पॉजिटिव आता है तो तत्काल उसका आइसोलेशन रूम बनाया जाए। बना रखा है उन्होंने, कंसंट्रेटर है हमारे पास सारी जो इसकी सिम्टम्स वाली जो दवाइयाँ हैं वो हमारे पास सब है। हर जगह डॉक्टर तैनात हैं, तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है कि कहीं इलाज नहीं मिल रहा है या कहीं से रेफरल होगा। ये हमने सबको बता दिया है कि किसी भी मरीज को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां कचहरी में 4 हमलावरों ने वकील के चैम्बर में घुसकर वकील और उसके बेटे के ऊपर फायरिंग कर दी। दिन दहाड़े हुई इस घटना से कचहरी में हड़कंप मच गया है।
घटना के बाद बड़ी संख्या में वकील इकट्ठा हो गए और चारों आरोपियों को धर दबोचा। सूचना मिलते ही एसपी सिटी और सीओ के साथ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। देखिए, आज दिनांक 10 जनवरी 2025 को थाना कोतवाली जनपद बरेली के अंतर्गत एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष, सीओ और मैं स्वयं एसपी सिटी मौके पर पहुंचे और कचहरी से ये जो जगह है जहाँ पे फायरिंग हुई है, ये लगभग 300 से 400 मीटर दूर है, कचहरी के बाहर है। और यहाँ पे रोड के किनारे एक अधिवक्ता के चेंबर के अंदर 4 युवक जो बहुत ही कम उम्र के हैं, वो पहले से उनकी कोई रंजिश थी, कोई विवाद था अधिवक्ता के पुत्र के साथ में, जिस विवाद को लेकर ये वहाँ पे घुसे और इनमें से एक युवक ने उस पर फायरिंग की एक तमंचे से, क्योंकि तमंचा बरामद हुआ है मौके से। उस फायरिंग में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, कोई हताहत नहीं हुआ है। और इसमें जो 4 युवक वहाँ पे थे उनको मौके से हिरासत में लिया गया है। अभी पूछताछ की जा रही है, आगे की विधिक कार्य इसमें की जाएगी। ये जो क्या बताया इन लोगों ने कि आखिर क्यों उन्होंने दिन दहाड़े फायरिंग की, क्या वजह थी, क्या मोटिव? वो लड़का जो वकील का, वही वकील है क्या? अभी तक की जो जानकारी सामने आई है कि इनका पूर्व से कोई विवाद था और ये कचहरी से बाहर की घटना है, लगभग 300 से 400 मीटर दूर की। और 4 युवक जो इसके अंदर थे उनको मौके से पकड़ के अभी हिरासत में लिया गया है। इनसे अभी पूछताछ की जा रही है, जैसे इसमें और चीज़ें आएंगी ये शेयर की जाएंगी। ठीक है। 2 लोग जो है यहाँ वकालत करते हैं, राजाराम सोलंकी जी, राजेश सोलंकी उनके पुत्र हैं। कुछ क्लाइंट थे जो तारीख को लेके आए थे और छोटी मोटी बात हुई और उसके बाद में उन लोगों ने वकील साहब पे फायरिंग कर दी। फायर हुआ, फायर लगा भी है, वहाँ बुलेट लगी है और उसके कॉटेज भी पड़े हुए हैं और तमंचा भी वहाँ बरामद किया है। जनता ने उन्हें पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। कौन थे ये लोग? 4 लोग थे। देखिए, इसकी कोई अभी ऑथेंटिक सूचना नहीं है, लेकिन उनके क्लाइंट थे, वो वही लोग बता पाएंगे। लेकिन चारों को पुलिस को पकड़ के पुलिस को दे दिया। राजाराम जी के कहीं बुलेट गोली लगी नहीं है, लेकिन बिल्कुल दीवार में लगी थी, सटी हुई, उन्होंने मारी थी सामने से गोली। क्या मांग करते हैं आप? भाई बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, जो वैधानिक कार्रवाई हो। और वकीलों पे इस तरीके से आए दिन रोज हमले हो रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू होना चाहिए, बल्कि वकीलों के लिए सुरक्षा तैनात की जाए, आने जाने वालों पे सबकी सर्च ली जाए। ये बहुत हर जगह, हर कचहरी में, हर जिले में हमले हो रहे हैं वकीलों पे, ये बड़ा आपत्तिजनक है। क्या जो जिन्होंने हमला किया जो वकील साहब के क्लाइंट थे वो लोग? हाँ, पहले से ये क्लाइंट थे। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में होने जा रहे नगरपालिका परिषद के चुनाव में उत्तरकाशी से पूर्व विधायक विजयपाल सचवाड़ ने वार्ड नंबर 8 के विभिन्न क्षेत्रों में घर घर जाकर भाजपा प्रत्याशी किशोर भट्ट के पक्ष में वोट मांगे। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय निवासियों से भाजपा के विकास कार्यों और योजनाओं को ध्यान में रखते हुए आगामी नगर निकाय चुनाव में भाजपा को समर्थन देने की अपील की। खबर गुजरात के अमरेली से है, जहां अमरेली के पूर्व सांसद और विधायक वीरजी भाई ठुम्मर ने पल्स 24 न्यूज को सरकार के खामियों और नाकामी को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने आगे की रूपरेखा के बारे में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। चीफ मिनिस्टर भी नहीं बोल पाएगा क्योंकि उनकी चाबी दिल्ली में पड़ी है। वो चाबी में जितना भी उन खिलौनों को चाबी टाइट करेंगे, इतना खिलौना घूमेगा। इससे आगे ये भाजपा में और कुछ नहीं। आपको सरकार से कुछ उम्मीद है क्या? सरकार से उम्मीद नहीं है, लेकिन पूरे गुजरात की जनता ने, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने और गुजरात से फॉरेन रहती जनता ने जो ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया से प्रेशर बनाया है, इसलिए सरकार आज दबाव में आई है। उनकी कैबिनेट में चर्चा करने की फर्ज पड़ी है। ये लगता है कि गुजरात की इतना प्रेशर बढ़ा है क्योंकि हमारा लीडर भी कोई बोल नहीं सकता। साधु संत रोज आ जाते थे, बंगाल में आ जाते थे। ये बिटिया को रात को पकड़ के ऐसा जो माहौल बनाया है, तब कोई साधु संत भी नहीं आए। मैं तो कह रहा हूँ कि काठियावाड़ की संतों की भूमि तो हमारी गुजरात की, ये अमरेली की भूमि है, लेकिन संत और कोई साधु आज बोल नहीं पा रहे हैं। इतना प्रेशर में मत आओ। लोकशाही के जरिए ही चलनी चाहिए। मैंने व्यापारी को भी मेरी स्पीच में कल कहा था कि आप प्रेशर में मत आइए। सही बात है, सही बात को ही सही बताने के लिए काम करें। अंग्रेज की भी शासन थी, तब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी ने देश को स्वतंत्र किया है। तब आपकी जो भी गलत कर रहा है वो तो गलत है, लेकिन गलत देखना भी बहुत गलत है। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तब गुजरात के अमरेली में पीड़ित पायल को न्याय दिलाने के लिए शहर के व्यापारी वर्ग ने अपनी दुकानें आधा दिन बंद रखने का ऐलान किया।
आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व विपक्ष के नेता परेश धनानी और पूर्व सांसद और विधायक वीरजी भाई ठुम्मर पिछले 48 घंटे से अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। एक बिटिया के साथ अन्याय हुआ है, तो कल हमने दोपहर तक अमरेली शहर को बंद रखने के लिए सब व्यापारी को एक रिक्वेस्ट किया है, और आपके जरिए मैं अमरेली के व्यापारी को कहना चाहूंगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, जब भी कोई दिक्कत आती है, तब ओपोजिशन में हम है या दूसरी पार्टी, ओपोजिशन वाले भी बहुत मदद कर सकते हैं। ये बिटिया का सवाल है, गुजरात की अमरेली की बिटिया है, ये बिटिया के साथ जो अन्याय हुआ है, तो सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, फर्ज बनती है, डायरेक्टली नहीं, नैतिक बनती है। तो नैतिक फर्ज के निभाने की सब कोशिश करके हमको सपोर्ट करे। हम कोई पार्टी के लेवल से नहीं दे रहे, लेकिन ये बिटिया के ऊपर जो परिस्थिति निर्माण हुई है, इसके लिए बंद दे रहे हैं। हमने तो एक दिन के 24 घंटों के लिए उपवास आंदोलन किया था, लेकिन पुलिस अभी तक जगी हुई नहीं है। इसलिए कल 10 बजे तक और फिर शाम को दोपहर तक हमारे शहर को बंद रखने के लिए कहा है। पुलिस अभी भी जगे, किसी का हत्था न बने, और उनका सिविल कोड है, सिविल कोड के जरिए जो भी काम करना है, जिसका भी दोष है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ किसका दोष है, लेकिन बिटिया को रात को पकड़ा है, 17 घंटे उनको बिना अरेस्ट किए हुए रखे हैं, तब एक उसने गलत काम तो किया है। जल्दी से जल्दी जिसने भी गलत काम किया, किसके इशारे पे किया है, क्यों किया है, वो दूसरी बात है। कोई डिसीजन नहीं लेगा तो आंदोलन और भी तेज बनेगा। और आपके जरिए अमरेली के व्यापारी को मैं कहना चाहूंगा कि कभी किसके ऊपर सवाल आ सकता है, तब भी कांग्रेस के लिए नहीं, लेकिन अमरेली का एक लीडर होने के नाते आपके साथ रहेंगे, आपके कोई प्रश्न भी हम साथ रहेंगे। ये बिटिया का सवाल कोई पार्टी का सवाल नहीं है, तब किसी के भाई दबाव में आए बिना हमको सपोर्ट करें और अमरेली शहर दोपहर तक बंद रखें, और बिटिया की जो बात है उनको थोड़ा और तेज बनाने के लिए सब सपोर्ट करें। इसलिए आपके जरिए अमरेली में गुजरात की भाजपा सरकार में से किसी मंत्री ने आपको कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है? गुजरात के कोई मंत्री की कोई ताकत ही नहीं है। गुजरात की चाबी चल रही है दिल्ली से, उनकी कोई ताकत ही नहीं है। वो कहाँ हमको कोई बात करेगा, कोई स्टेटमेंट देगा? मेरा विधायक 2 दिन से। और वहीं झारखंड के गिरिडीह मुफस्सिल क्षेत्र के गादी श्रीरामपुर पंचायत के स्थानीय निवासी सुरेश साहू ने बताया कि उनकी पैतृक संपत्ति का बंटवारा साल 1985 में हो गया था, लेकिन रंजिशन राजेश साहू और अशोक साहू ने मिलकर उन्हें कई बार जान से मारने का प्रयास किया। इस मामले को लेकर सुरेश साहू ने मुफस्सिल थाना में एक लिखित आवेदन देकर अपनी पुश्तैनी जमीन और जान माल की सुरक्षा की मांग की है। चढ़ के सर विवाद करता है, मारपीट के धमकी देता है कि हमको हिस्सा दो, हमारा हिस्सा है। हम सब मेरा जब बाप दादा से चल रहा है तो आपका हिस्सा पंचिंग मिलेगा उसमें। आपका बाप का जो संपत्ति है उसमें आप हिस्सा लीजिए, अपना भाई हम हिस्सा लीजिए, हमारा भाई तो हम आपसे कैसे ले सकते हैं? अच्छा, इसी तरह से बोलते हैं आप मारपीट करने के लिए तैयार हो जाता है। को मारपीट करने के लिए कौन व्यक्ति है? कौन कर रहा है? अशोक साहब। अशोक साहब है। हाँ। ये कहाँ का मामला है? राम। क्या यहाँ पर किस लिए आए हैं? हम थाना में रिपोर्ट देने हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुरेश साहब। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के चांद तहसील के सलैया गांव में पहली बार अमेरिकन मक्के की खेती की जा रही है, जिसका निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और उप संचालक जितेंद्र सिंह के साथ कृषि अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। मक्के की खेती के लिए पहचाने जाने वाले छिंदवाड़ा जिले में ये प्रयोग किसानों के लिए हर्ष का विषय बन गया है। चांद तहसील का सलैया गांव में फसल देखने आया था, जो पॉपकॉर्न है या अमेरिकन कॉर्न इसको बोलते हैं। ये छिंदवाड़ा जिले में पहली बार इसको लिया जा रहा है। इसका जो
दूसरे कॉर्न से अंतर ये है कि ये रबी के सीज़न में लिया जा रहा है, बाकी मक्का आपका खरीफ के सीज़न में लिया जाता है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि इसका जो प्रोड्यूस है वो डंठल के साथ बिकता है, और ये बाईबैक में ले रही है जो कंपनी, जिन्होंने उनको सीड्स फ्री दिए हैं, बाकी काम इनको खुद करना है। इसका उद्देश्य ये है कि रबी के सीज़न में भी किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे मिले, उसके लिए इस फसल को ट्राई किया गया है। और ये पहला ज़िला है जो इस तरह का इतने बड़े स्केल पर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से और किसानों के माध्यम से अमेरिकन कॉर्न का प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया है। मैं आपके माध्यम से छिंदवाड़ा के सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि इस तरह की और नई नई जो फसलें हैं जो ज़्यादा उत्पादन देती हैं या ज़्यादा फ़ायदे वाली हैं, उसका उपयोग करें। और मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूं कि जो नरवाई प्रबंधन के लिए किसान भाइयों ने काम किया है, उनकी फसलें इस बार बहुत अच्छी हैं। जिन्होंने हैप्पी सीडर या सुपर सीडर उपयोग करके उसके बाद जो फसलें लगाई हैं, उनकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी है। तो इससे नरवाई भी नहीं जलानी पड़ी और फसल अच्छी हो रही है, और उनका प्रोडक्शन कॉस्ट वो भी कम हो रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप सभी लोग इसको अपनाएं और अपने उत्पादन को बढ़ाएं। थैंक यू। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बीच सड़क पर एक व्यक्ति से मारपीट करने वाले 3 युवकों को देहरादून पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपियों को पहचान कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू की है। घटना में शामिल तीनों अभियुक्त पिंदर सिंह, करण सिंह और प्रशांत के ऑटो वाहन को सीज कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार मामूली सड़क दुर्घटना के बाद तीनों ने मोटरसाइकिल सवार के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून पुलिस ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर दूसरे की भूमि अपने नाम करने वाले आरोपी जगदीश प्रसाद को गिरफ्तार किया। आरोपी पूर्व में न्यायालयों में पेशकार और अन्य पदों पर तैनात रह चुका है। शिकायतकर्ता रवि गुप्ता ने 11 फरवरी 2024 को पटेल नगर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनकी सेवला कला स्थित भूमि को फर्जी दस्तावेजों के जरिए आरोपी ने अपने नाम करवा लिया। पुलिस ने मामले में धारा 420, 467, 468, 471 भादवी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की। जांच में आरोपी की संलिप्तता की पुष्टि होने पर पुलिस ने 9 जनवरी 2025 को उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। देहरादून पुलिस ने नशे के दुष्प्रभावों को लेकर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की। अभियान के तहत रायपुर, सहसपुर और त्यूणी में आम जनता, छात्रों और युवाओं को नशा उन्मूलन की शपथ दिलाई गई और पैम्पलेट वितरित किए गए। पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के साथ जनता से सहयोग करने और सूचना देने का आह्वान किया। बीते शुक्रवार एसएसपी देहरादून ने जनपद के समस्त अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोष्ठी की। गोष्ठी में नए आपराधिक कानूनों के तहत पंजीकृत अभियोगों की समीक्षा की गई और थानों द्वारा की जा रही कार्रवाई पर चर्चा की गई। एसएसपी ने अधिकारियों को नए कानूनों के प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीसीटीएनएस में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सीसीटीएनएस प्रभारी को भी निर्देश दिए गए हैं। 10 जनवरी यानी शुक्रवार को देहरादून पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक महिला भी शामिल है। अभियुक्तों के पास से 200 ग्राम अवैध चरस और 540 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। थाना सहसपुर पुलिस ने 200 ग्राम अवैध चरस के साथ अभियुक्त धन सिंह को गिरफ्तार किया, तो वहीं थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने 540 ग्राम गांजे के साथ महिला अभियुक्ता शहनाज उर्फ नेहा को गिरफ्तार किया। ये कार्यवाही आगामी नगर निकाय चुनाव 2025 के दृष्टिगत की गई, जिनमें पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। दून पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 15,000 रुपए के इनामी अभियुक्त शहनवाज को दिल्ली से गिरफ्तार किया। शहनवाज पिछले 1.5 साल से फरार था और डोईवाला क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में शामिल था।
पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके 2 अन्य साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार अभियुक्त पर उत्तराखंड और अन्य राज्यों में चोरी और नकबजनी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया है। ओडिशा संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पुरी पहुंचकर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री मंदिर के समक्ष जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और श्री मंदिर प्रशासन की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। आज महाप्रभु जी का दर्शन हुआ। आज महाप्रभु जी का दर्शन ऐसे विशिष्ट दिन वैकुंठ एकादशी के दिन हुआ है, तो हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुरूप व्यक्ति दर्शन मात्र से वैकुंठ का अधिकारी आज महाप्रभु के दर्शन से होता है। इस सौभाग्यशाली दिन जब मुझे आज दर्शन करने का अवसर मिला, इस अवसर पर प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम सबका माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में लिया गया संकल्प, जो देश के 140 करोड़ लोगों का सामूहिक संकल्प है कि हम भारत को 2047 तक विकसित देश बनाएं, ये संकल्प प्रभु जगन्नाथ सिद्ध करें। आगामी कुंभ में जहां 45 करोड़ देश विदेश के लोग कुंभ में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए, कल्पवास करने के लिए वहां आएंगे, हमारा ये भव्य दिव्य कुंभ प्रभु जगन्नाथ की कृपा से और अधिक दिव्य हो, और अधिक भव्य हो, अविस्मरणीय बने, अनिर्वचनीय बने, ऐसी प्रभु जगन्नाथ के श्री चरणों में प्रार्थना है। मेरा नाम श्री मधुसूदन सिंघारी है, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के श्रीअंगला की सेवक हूँ। जैसे कि पर्यटन जो हमारे टूरिज्म मंत्री हैं वो अभी आके दर्शन करके गए हैं, कैसा रहा उनका दर्शन अंदर का, थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा रहा। पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत आए थे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, और महाप्रभु श्री जगन्नाथ के जाके दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसका बाद में महालक्ष्मी जी के मंदिर में दर्शन करके फिर मंदिर का चारों ओर घूम के फिर जो मंदिर का जगन्नाथ जी का जो झंडा चढ़ता है नील चक्र पर, उसको भी देख के और बाहर आए, और वो भी 2-3 बार आ चुके हैं। मैं भी उनका दर्शन कराता हूँ, आज भी मौका मिला उनका दर्शन कराने के लिए। जैसा उन्होंने विशेष आपके साथ कुछ चीजें, कुछ बातें शेयर की? जी, वो तो बातें होते रहती है, और मंदिर के बारे में कुछ पूछे और मेरे बारे में कुछ बात भी हुआ। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की ससुराल में मौत होने का मामला सामने आ रहा है। ससुराल के लोग अनन फनन में विवाहिता का अंतिम संस्कार करने की तैयारी में थे, लेकिन मायके पक्ष की सूचना पर मुगलसराय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार रुकवाकर शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आज 112 के माध्यम से प्राप्त एक सूचना के अनुसार ग्राम भोगवारी, जो कि थाना मुगलसराय जनपद चंदौली क्षेत्र अंतर्गत है, में एक 3 वर्षीय विवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पे थाना मुगलसराय द्वारा पहुंच के घटना का संज्ञान लिया गया तथा मृतक शरीर को कब्जे में लेकर उसको पास के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना मुगलसराय पर प्रचलित है। खबर हरियाणा के जिंद से, जहां रोहतक रोड पर चोरों ने दुकानों और मंदिर का ताला तोड़कर 4.5 लाख रुपए की नकदी समेत अन्य सामान चोरी कर लिया। चोरों की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें चोर चोरी के उपकरण के साथ गली में घूमते दिख रहे हैं। पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर दुकानदारों ने रोष जताया है और रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। आज व्यापारियों ने रोड से चोरी की, तो पुलिस पे भी सवाल उठाए कि पुलिस कार्रवाई नहीं की। आज यहाँ पर चोरी हुई है, तो डिप्टी स्पीकर डॉक्टर किशन लाल मिड्डा जी सभी व्यापारियों के साथ खड़े हैं। कोई भी किसी व्यापारी को आगे दिक्कत नहीं आने देंगे। एसपी साहब से हमारी बात हो चुकी है, जल्द से जल्द जो भी चोर है उसको पकड़ने का काम करेंगे और किसी व्यापारी भाई को डरने की जरूरत नहीं है। डिप्टी स्पीकर डॉक्टर किशन लाल मिड्डा जी सभी व्यापारियों के साथ खड़े। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, जो भी होगा पुलिस इन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, जल्द से जल्द कार्रवाई कराने का काम है। यहाँ चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने जब पुलिस को फोन किया 112 नंबर पर,
तो उनका जवाब था कि ये हमारी ड्यूटी नहीं है, आप पुलिस चौकी में जाइए। और जब यहाँ के लोग इकट्ठे होकर रोहतक रोड पुलिस चौकी में गए तो उनका सुबह सुबह जवाब था करीबन 6 बजे, अभी हमारे पास कोई टाइम नहीं है, लगभग 11-12 बजे के बाद हम आएंगे। ये पुलिस का रवैया है। एक तरफ तो चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही, और ऊपर से चोरी की घटनाएं घट जाने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पा रही। ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये पुलिस की लापरवाही मैं समझता हूँ। व्यापार मंडल का एक शिष्टमंडल यहाँ पहुंचा है और इन दुकानदारों को विश्वास दिलाया है कि हम आपके साथ हैं। लगातार पुलिस के अधिकारियों से हमने बातचीत की है और उसके बाद अधिकारियों से बातचीत करने के बाद पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची है, छानबीन कर रही है। मेरा कहना है कि रोहतक रोड पर लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। रोहतक रोड पुलिस आखिर कर क्या रही है? पिछले 3 दिन में 4 से ज्यादा घटनाएं घट चुकी हैं। पुलिस की जो चोर है उसकी फोटोएं भी सामने आ चुकी हैं, उसके बाद भी पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम रही है। मेरा जीत के एसपी से निवेदन है कि रोहतक रोड पर जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं उनको रोक लगाने के लिए रात को यहाँ पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। मामला तो वही है, हमारा चोरी होगी, मामला क्यों हुआ? हमारा चोरी होगी, हमने तो लगेगी 5:30 बजे, आज 6:30 बजे गए थे। पुलिस मौके पे नहीं आई, तो हमने कहा कि चलो जनाब एक बार देख लो, आप आके ना हम दुकान भी खोलने फिर। तो वो बोले कि हम तो आएंगे 10 बजे के आसपास। मैंने कहा क्यों आओगे 10 बजे? तो वो बोले कि हम तो सारे नक्का रुके हुए थे, इसलिए 10 बजे के आसपास आपके पास पहुंच देंगे। 7 बजे वो एप्लीकेशन भी लेकर आ रहा हूँ, लिख कर आ रहा हूँ। 112 पर कॉल करी थी, वो बोले चौकी में जाओ। फिर हमने दोबारा कॉल की 10 मिनट के बाद, फिर दोबारा फोन करे 10 मिनट के बाद, फिर वो आए हैं। आते ही उन्होंने मेरी फोटो खींच ली और कार के सामने करके फोटो खींच ली। वो जाने लग गए, तो हम बोले जनाब आप क्यों जा रहे हो? की कार्रवाई तो करते जाओ, ऐसे थोड़ी नहीं है, आप इतनी ड्यूटी है। तो बोले हमारी इतनी ड्यूटी है, आप चौकी में जाओ। बस इतनी बहस हुई थी। चोरी तो मैं सुबह दुकान खोले ना जनाब, जब देखा मैंने मेरे दुकान रुके पड़े हैं। अंदाजा कितना नुकसान होने की संभावना? 4.5 लाख रुपए का। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ।